नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का ऐलान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। शीतकालीन सत्र खत्म होने के अगले दिन सरकार ने आगे बढ़ाया आर्थिक एजेंडा। बीमा और कोल पर अध्यादेश। विपक्षी पार्टियों का कड़ा विरोध। झारखंड में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक। अंतिम फैसला विधायकों से सलाह के बाद। जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने के विकल्पों की तलाश। असम में बोडो उग्रवादियों के हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 65। गृहमंत्री ने लिया सुरक्षा हालात का जायजा। गुस्साए आदिवासियों पर पुलिस फायरिंग। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उठा ऑनलाइन शॉपिंग का मुद्दा। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन कारोबार के बीच धोखाधड़ी से निपटने के लिए ठोस कानून की मांग। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस ऐलान पर खुशी जाहिर की। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन से एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न का ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों नेताओं की उपलब्धियों के लिए इसे उचित सम्मान बताया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न का, उनको दिया गया है। राष्ट्रपति जी ने आज उसकी घोषणा की है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वाजपेयी पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और 22 मई 2004 तक वो इस पद पर रहे। वाजपेयी लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए, जो एक कीर्तिमान है। 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया और उन्हें एक अच्छे कवि के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह दिल जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बड़बड़ अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वहीं शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 25 दिसंबर 1861 को जन्मे मदन मोहन मालवीय 1886 में कोलकाता में कांग्रेस के दूसरे सत्र के बाद ही राजनीति में सक्रिय हुए। वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मालवीय को स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। उनकी उपलब्धियों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी शामिल है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को पहली बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने के फैसले का सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वागत किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। यह उनका 90वां जन्मदिन होगा। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर भारत सरकार ने भारत रत्न
के सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय किया है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि वह अनमोल रत्न है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि वह एक ऐसे राजनेता हैं जिनके प्रति इस देश की जनता का निरंतर स्नेह और आदर समय के साथ बढ़ता चला गया। उस समय जब अटल जी प्रधानमंत्री बन के आए, पोखरण में परमाणु विस्फोट से लेके बाकी जितने काम हुए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के, वो सचमुच में अभूतपूर्व थे और पूरे देश को सम्मान के साथ उन्होंने दुनिया में खड़ा करने का काम किया। हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ था और एक बड़ी संस्था काशी विश्वविद्यालय को स्थापना उन्होंने की थी। हिंदुस्तान का जो कंपोजिट कल्चर है उसके प्रति हमेशा सजग रहते थे। और इस मामले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सर, सबसे पहले तो मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूँगा। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल जी को भारत रत्न देने का फैसला सरकार ने किया, इस पर क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था और पहले ही मिलना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अब अच्छा है कि दोनों को मिला। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा मौका है या अच्छी एक जेस्चर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। लेकिन मुझे यही खेद है कि इन लोगों को पहले मिलना चाहिए था भारत। जी, और सर मदन मोहन मालवीय जी से मगर थोड़ा सा समझना चाहूँ कि जिस तरीके से उनका योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी से पहले और उसके बाद, और जो उनकी एक पहचान थी उसको लेकर, जैसा खुद आपने कहा कि खासा देरी से फैसला लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनके विज़न को मैं पढ़ रहा था और जो विज़न उनका उस वक्त में था, उसको लेकर कहीं मैं कहूँ कि इस तरह के जब अवार्ड मिलते हैं किसी शख्स को, शायद उनकी पहचान जिन लोगों तक शायद नहीं है उन तक भी हम तेजी के साथ उन्हें प्रचारित कर पाते हैं। देखिए, इस उनका मालवीय जी का जो एक विजन या नजरिया या जिसको कहते हैं दूर की बात सोचना जी, वो उनके साथ थी। और उन्होंने जितनी एक खिदमत इस देश की अपने मान धन सबसे देखे, तो वो बहुत एक अपनी आज़ादी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और मैं समझता हूँ कि उनको याद किया गया, हर साल याद करना चाहिए और ऐसे लोगों को बार बार लोगों के सामने लाना चाहिए, बच्चों के, बड़ों के, कि इन लोगों की कुर्बानी से ये देश आज़ाद हुआ। जी, और अटल जी को लेकर अगर मैं कहूँ कि 7वें प्रधानमंत्री जिनको अवार्ड देने की घोषणा सरकार ने की है, राजनीतिक क्षेत्र में कुलदीप साहब ऐसी शख्सियतें कम ही होंगी जिनका मैं कहूँ कि विरोधी भी शायद उन्हें प्यार करते हैं जिस तरीके से, और उनके भाषणों के और उनकी हिंदी की जिस तरीके से उन्होंने वो उनकी एक मैं कहूँ कि प्यार था, उसे लेकर एक अलग पहचान जो उन्होंने दिखाई। हाँ, देखिए कि उन्होंने, मैं याद हूँ जब लाहौर में गए थे तो उन्होंने एक कविता अपनी सुनाई थी, जंग ना होने देंगे। तो ये बहुत एक वहाँ पे पाकिस्तान में ये बात के उनको डर था कि शायद ये हिंदुस्तान कहीं हमला करेगा, वो नहीं। मैं आपको अटल जी की बात एक और जो बहुत अच्छी मुझे लगी वो बताता हूँ। मैं वहाँ लंदन में हाई कमिश्नर था, तो ये वहाँ पे आए अटल जी, तो मैंने कहा अटल जी देखिए वहाँ तो लोग अयोध्या गए हैं, मंदिर की तैयारी हो रही है, तो आप इधर कैसे आ गए? तो कहने लगे भाई जो राम भगत हैं वो तो अयोध्या को गए और जो देश भगत हैं वो यहाँ आ गए। तो ये चाहे वो, मैं हमेशा उनसे कहा करता था कि आप गलत पार्टी में हैं लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कहा करते थे अच्छा बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है, तो मैं उसमें कोई जवाब नहीं दे सका। लेकिन ये कि एक बहुत लिबरल इंसान और एक ऐसा इंसान जो कि इस देश में बहुत कम सालों में आता है और एक
अब कितनी भी उनकी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में रह के एक ऐसी लिबरलिज्म दिखाई और एक ऐसा रास्ता दिखाया कि देखें, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन हम सब इस देश के नागरिक हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं। जी कुलदीप साहब, बिल्कुल आपने जो उनके अपनी यादें साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शीतकालीन सत्र खत्म होने के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने कोयला ब्लॉक नीलामी से जुड़े अध्यादेश को भी लाने का फैसला किया है। हालांकि TMC और वाम दल समेत कई दल सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। बीमा और कोयला क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण अध्यादेशों को सरकार ने मंजूरी दे दी। जबरन धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर राज्यसभा में गतिरोध की वजह से बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े विधेयक पारित नहीं हो सकते थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश आर्थिक सुधारों के लिए इंतजार नहीं कर सकता। Ordinance demonstrates the firm commitment and the determination of this government to reforms. It also announces to the rest of the world, including investors, that this country can no longer wait, even if one of the houses of parliament waits indefinitely to take up its agenda. लेफ्ट इसको बड़ी गंभीरता से देखता है। हमारा मानना है कि ये पार्लियामेंट की जो रिवाज है, जो पद्धति है और जो प्रोसीजर्स है, उस सब के खिलाफ जाने वाला काम है। अध्यादेशों को मंजूरी के पीछे सरकार का मकसद बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करना है। साथ ही कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया के लिए रास्ता तैयार करना है। सरकार का कहना है कि कोल ब्लॉक आवंटन की नीति को और भी पारदर्शी बनाया गया है। Focuses in granting maximum benefit to the common man of India. The process has been devised in a manner in which power tariffs in the country will reduce, and there is no possibility whatsoever of the power tariff due to the coal block auction increasing. इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था। उसके बाद सरकार ने कोयला खदान विशेष प्रावधान अध्यादेश 2014 अक्टूबर में जारी किया था। इस अध्यादेश की जगह लेने के लिए कोयला खदान विधेयक को संसद के बीते शीतकालीन सत्र में पेश किया गया, जिस पर लोकसभा ने मोहर लगा दी, लेकिन राज्यसभा में इस पर विचार नहीं हो सका। गुरुवार से 26 कोयला खदानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू हो रही है। रविंद्र सिंह सिवराण, राज्यसभा टीवी। चुनावों के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी। झारखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान विधायकों से विचार विमर्श के बाद किया जाएगा, तो पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने के विकल्प तलाश रही है। झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के कयास तेज हो गए हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरते दिख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और सुदर्शन भगत के नामों की भी चर्चा है, लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक से बाहर आए नेताओं के मुताबिक विधायकों की राय के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। झारखंड के नेताओं के साथ और जो हमारे वहाँ प्रभारी रहे चुनाव के दृष्टि से धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे भूपेंद्र यादव जी, उनसे बातचीत करके और वहाँ के जो चुने हुए विधायक हैं उनसे बातचीत करके तिथि तय करूंगा। जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में मिशन 44 तक न पहुंच पाने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने के सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। बीजेपी ने सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 विधायकों और 3 निर्दलीयों के समर्थन का भी दावा किया है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए अरुण जेटली कश्मीर जाएंगे। पर्यवेक्षक के नाते विधानसभा में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए आदरणीय भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जम्मू कश्मीर जाएंगे और वहां पर अपने नेता का चयन करेंगे। जाहिर है झारखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशों के तहत मंथन का लंबा दौर बाकी है। बीजेपी कई नामों पर मंथन कर रही है।
मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आखिरकार झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म हुआ। कैमरा पर्सन सुधांशु और मेरे सहयोगी श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और हमारे साथ श्याम सुंदर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्याम, जिस तरीके से झारखंड में देखा कि जीत तो मिल गई, लेकिन अब दूसरी बड़ी जो मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आदिवासी गैर आदिवासी होगा या फिर जो बड़े नाम चर्चा में हैं, या फिर कहीं कोई, मैं कहूं कि पर्दे के पीछे से कोई नया खिलाड़ी, क्या सुबगाहट चल रही है? देखिए, रांची में जो फीलिंग है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को चुना मुख्यमंत्री पद के लिए, उस अनुभव को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि कोई डार्क हॉर्स हो सकता है जिसमें एमओएस सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं सुदर्शन भगत, उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन अभी मोटे तौर पर जिनके नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है वो रघुवर दास के नाम पर बनती हुई नजर आ रही है। और आपने जो बात कही और हमारी रिपोर्ट में भी जो बात आई कि क्या कोई गैर आदिवासी बन पाएगा, क्योंकि झारखंड में अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता आया है और ये एक बड़ा मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था कि एक गैर आदिवासी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी की साजिश है। उस दबाव में अगर वो मुद्दा अगर सामने आता है तो शिवशंकर उरांव एक नेता हैं बीजेपी के, जो आज की तारीख में आदिवासी नेता के तौर पर कहे जा सकते हैं, जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड है। उनका नाम भी आज कुछ अखबारों ने और कुछ विशेषज्ञों ने रांची में उनका नाम भी आगे किया है कि वो एक डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मोटे तौर पर रघुवर दास अभी सबसे आगे बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। 2 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज महासचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। हार के कारणों पर चर्चा हुई और महासचिवों को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से पार्टी के आला नेता परेशान हैं। पार्टी के गिरते जनाधार पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को महासचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सभी महासचिवों से जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलकर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। समीक्षा बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के सभी राज्यों में पार्टी के विस्तार पर जोर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मंगलवार को आए नतीजों में कांग्रेस को 6 सीटें और 10.5% वोट मिले हैं, जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 14 सीटें और करीब 16% वोट मिले थे। पार्टी का ऐसा ही बुरा हाल जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस 12 सीटों पर सिमट गई है, लेकिन उसका 18% वोट शेयर बरकरार रहा। 2008 में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 17 सीटें मिली थीं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे अरविंद कुमार सिंह, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है और जो खबर आ रही है कि 2 महीने के भीतर महासचिव अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, असल में क्या उन तमाम कारणों पर वाकई बारीकी से मंथन हो रहा है जिनको लेकर कांग्रेस की आज ये हालत है? देखिए कविंद, राहुल गांधी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें कई पक्षों पर बातचीत हुई, लेकिन मुख्य रूप से तो यह है कि जिन राज्यों में पराजय हो रही है उसके मूल कारण क्या है और संगठन जिस तरह से कई जगहों पर निष्क्रिय हो गए, वो व्यापक सक्रिय हों, वो रिपोर्ट ही ना दें, बल्कि जो तमाम समसामयिक मुद्दे हैं जिसमें खासतौर पर जो धर्मांतरण जैसे मुद्दे हैं या जो और तरह के सांप्रदायिक सवाल हैं खड़े हैं, उनके खिलाफ किस तरह से जो है लोगों के बीच में जागरण किया जाए, ये सारे इशूज़ थे जिस पर डिस्कस हुआ है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर एक डिटेल रिपोर्ट के साथ साथ जो है संगठन चुनाव पर भी सक्रियता के साथ कोशिश हो रही है। तो कोशिश ये हो रही है कि व्यापक जो है सक्रियता बढ़े कांग्रेस की, जो कि अभी बिल्कुल ढलान पर है और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कार्यकर्ताओं में जो है बहुत हताशा का वातावरण है। जी शुक्रिया अरविंद जी इस अपडेट के लिए आपका। उधर असम में एक बार फिर अब हिंसा दिख रही है। मंगलवार देर शाम कोकराझार और सोनितपुर जिलों में बोडो उग्रवादियों के हमले में 65 आदिवासियों की मौत हो गई। गुस्साए आदिवासियों ने भी आज प्रदर्शन किया। हिंसा पर उतारू आदिवासियों पर पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्य के दौरे पर हैं। सोनितपुर और कोकराझार के आदिवासी गांव में हुए हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा है। तीर कमान लिए इन आदिवासियों ने बोडो बस्तियों पर हमले किए और पुलिस थानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की।
स्थिति पर काबू पाने में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को हुए हमले के जरिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। It's very difficult. Why they have attacked? It's very. I don't have a reason behind also. These are innocent people also. Whatever may be. Supposing A group, B group, C, A innocent man, they are children, 30 women. What is the reason for? केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित एनडीएफबी संगठन के खिलाफ अर्धसैनिक बलों और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाएगा। सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। अर्धसैनिक बलों की लगभग 50 कंपनियों को भी असम रवाना किया गया है। अभी तक गृह मंत्रालय ने 50 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनीज वहां भेज दी है असम में, ताकि वहां शांति व्यवस्था को बनाए रखें। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के संगबिजित गुट ने भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे सोनितपुर और कोकराझार के गांव में हमले किए थे। मारे गए स्थानीय लोगों में अधिकतर चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी हैं। इसमें 21 महिलाएं और 18 बच्चे भी शामिल हैं। 2012 में भी बोडो उग्रवादियों की हिंसा में कई लोग मारे गए थे और कई पलायन को मजबूर हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कड़े कानून बनाने के बावजूद महिलाओं पर होने वाले एसिड हमलों पर काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार को एक दिन दिल्ली और मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर एसिड हमले की घटनाएं सामने आईं। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए तेजाब हमलों पर जघन्य अपराध की श्रेणी में लाने का भरोसा जताया है। तेजाब हमले की ताजा वारदात दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके की है, जहां मंगलवार को बाइक सवार 2 लड़कों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी मां बेटी पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। हालांकि तेजाब से झुलसने के बाद भी दोनों महिलाओं ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर उसने भागने की कोशिश करी तो हम मम्मी ने दोनों ने पकड़ा, उन्होंने फिर हमारे ऊपर डाल दिया। उन्होंने क्या डाला? तेजाब। इस बीच तेजाब हमलों को रोकने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ नए उपायों को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक सरकार की तेजाब हमलों को जघन्य अपराध की श्रेणी में लाने की योजना है, जिससे ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई तय समय सीमा के भीतर पूरी हो सकेगी और हमले के शिकार लोगों को तेजी से न्याय मिल सकेगा। नए उपायों में तेजाब हमले के पीड़ितों को विकलांग वर्ग में रखने की भी योजना है। इससे उन्हें आरक्षण, प्रशिक्षण और कर्ज सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे उनके पुनर्वास में मदद मिलेगी। ऐसे लोगों का इलाज अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा और खर्च गृह मंत्रालय उठाएगा। साथ ही तेजाब की बिक्री को नियमित करने के लिए भी कई नए कदमों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने पहले भी तेजाब की बिक्री नियमित करने, अपराधियों की सजा बढ़ाने और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसे अनेक उपाय किए हैं, लेकिन एसिड हमलों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ऐसी घटनाओं के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनुमान के मुताबिक देश भर में हर महीने तेजाब हमलों के 400 मामले दर्ज होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल के दिनों में देश में ऑनलाइन खरीदारी तेजी से बढ़ी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कारोबार $56 अरब तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी देश में ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। जानकारों ने धोखाधड़ी से बचाने के लिए कड़े कानून की मांग की है। पेन ड्राइव हो, मोबाइल फोन हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनकी ऑनलाइन खरीदारी बढ़ रही है। किताबों से लेकर साड़ियां और दैनिक उपयोग की तमाम चीजें ऑनलाइन शॉपिंग से दरवाजे तक पहुंच रही हैं। गूगल के मुताबिक इंटरनेट और संचार क्रांति ने इनकी तादाद बढ़ा दी है। भारत में 2012 में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले महज 80 लाख उपभोक्ता थे। 2 साल में इनकी तादाद 3 करोड़ 50 लाख तक पहुँच गई है। अनुमान के मुताबिक 2016 तक 10 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। हम देखते हैं जहां इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास तो बना दिया है, वहां दूसरी ओर हमारे केवल मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से हमें सशक्त भी कर दिया है। एसोचैम के मुताबिक 2023 तक ये कारोबार $56 अरब तक पहुंच जाएगा और कुल खुदरा बाजार का 6.5% तक होगा। इंटर स्टेट सेल होती है तो उस पर क्या उनका किस तरीके से वो व्यापार करेंगे, डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या होगा, इसके अलावा टैक्स की जो कर पालना है वो कितना कर पा रहे हैं और उनके फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, कौन लोग उनको फंड कर रहे हैं, इन सारी बातों पर सरकार को ध्यान देना होगा। ई कॉमर्स से जुड़ी बड़ी कंपनियों में फ्लिपकार्ट, अमेजन इंडिया, मिंत्रा,
शॉपक्लूज, डोमिनोज, फ्री चार्ज, जैबोंग, ट्रेड्स, ईबे इंडिया और स्नैपडील शुमार हैं। इन सब के सर्वर विदेशों में हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के साथ अगर धोखाधड़ी होती है तो उसकी रक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान मानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 पुराना हो गया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हुआ था। इसमें दिसंबर 2002 तक 3 संशोधन हुए हैं और कई श्रेणियों के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। लेकिन ऐसे लोगों को ठगी से बचाने और उनको संरक्षित करने के लिए कड़े कानूनों की दरकार है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आज़ादी से पहले डॉक्टर अंसारी कांग्रेस में कई अहम पदों पर रहे। जो उनका ज़िंदगी का काम था और जिसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट महात्मा जी ने किया, मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये उनका। और अगर आप कभी उनकी वो तकरीर देखिए जो उन्होंने मद्रास सेशन AICC में दी थी, उसमें उन्होंने यही बात कही थी बहुत तफसील से। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लाल कुआं सीट से जीतने वाले दुर्गापाल को कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने आज अपने कैबिनेट का विस्तार किया। उनके मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जबकि परिवार कल्याण मंत्री कलिखो पुल को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री समेत अब 12 मंत्री हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना के अधिकार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन करने का फैसला किया है। 1 जनवरी से महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर दिए जाने वाले लिंक के जरिए ऑनलाइन ही RTI दाखिल की जा सकेगी। दिल्ली में टैक्सी कंपनी उबर कैब्स पर पाबंदी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर लगी पाबंदी हटाए जाने से आज इनकार कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी बलात्कार के मामले में आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश को टेक्सास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 90 साल के बुश को सांस लेने में परेशानी के बाद मंगलवार रात अस्पताल ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जापान के संसदीय चुनाव में पार्टी को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री शिंजो आबे फिर से निचले सदन के नेता चुन लिए गए हैं। जापान में 14 दिसंबर को खत्म हुए आम चुनाव में शिंजो आबे के गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस जीत को आबे की आर्थिक नीतियों के प्रति जनादेश के तौर पर देखा जा रहा है।